और महाकाल के जो लोक है, महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। जय महाकाल। उज्जैन की ये ऊर्जा, ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्म्य, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। मैं आप सभी को, देश और दुनिया में महाकाल के सभी भक्तों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। साथ ही मैं मंदिर ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों का, संतों और विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से इस प्रयास को सफल किया है। साथियों, महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में हमारे यहां कहा गया है, प्रलयो न बाधते, प्रलयो न बाधते तत्र महाकालपुरी। अर्थात महाकाल की नगरी प्रलय के प्रहार से भी मुक्त है। हजारों वर्ष पूर्व जब भारत का भौगोलिक स्वरूप आज से अलग रहा होगा, तब से ये माना जाता रहा है कि उज्जैन भारत के केंद्र में है। एक तरह से ज्योतिषीय गणनाओं में उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि
ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। तो महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जन समुदाय को संबोधित कर रहे हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इससे पहले उज्जैन में पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन राजकोट में एक जनसभा को भी आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो एक समूह चिल्लाता है। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या लोगों को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं से पूछें कि क्या उन्होंने कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग धरतीपुत्र सरदार पटेल की इज्जत नहीं करते उनके लिए गुजरात में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आज देश ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दी। मुलायम सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक गांव सैफई में उनके पुत्र अखिलेश यादव ने मुखाग्नि दी। मुलायम के अंतिम दर्शनों के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लोग सैफई पहुंचे थे। राजकीय सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे। बेहद करीबी माने जाने वाले अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन मां जया बच्चन के साथ वहां पहुंचे थे। सहारा चीफ सुब्रत रॉय और उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी अंतिम दर्शन किए। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। मौजूदा सीजेआई यूयू ललित ने सरकार को चंद्रचूड़ का नाम अपने उत्तराधिकारी के रूप में भेज दिया है। सीजेआई ललित अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। सीजेआई यूयू ललित ने आज सुबह 10:15 बजे सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की जानकारी दी। सरकार ने 7 अक्टूबर को सीजेआई यूयू ललित को पत्र लिखकर अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करने का अनुरोध किया था। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को पदभार संभालेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे, यानी वो 2 साल तक देश के प्रधान न्यायाधीश रहेंगे। इस बीच एनआईए ने आज टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में छापेमारी की। जांच एजेंसी ने राजौरी, पुंछ, जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम, शोपियां और बांदीपोरा जिले में कई ठिकानों पर तलाशी ली। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में अल हुडा एजुकेशन ट्रस्ट की संदिग्ध गतिविधियों और टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में कार्रवाई की है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एनआईए के अफसरों ने ट्रस्ट के सदस्यों के घरों की तलाशी ली। ये ट्रस्ट अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी के फ्रंटल यूनिट के तौर पर काम करता है। जमात इस्लामी को 2019 में यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार विधायक बंगाल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ईडी ने यह कार्रवाई माणिक से लंबी पूछताछ के बाद की। जांच में सहयोग न करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई। आपको बताएं कि सीबीआई ने भी इस मामले में 27 सितंबर को उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। इससे पहले ईडी ने इस मामले में पश्चिम बंगाल के तत्कालीन उद्योग मंत्री और पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ईडी ने हाईकोर्ट की ओर से देशमुख को दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बताएं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को 4 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। ये जमानत ईडी के केस में मिली थी, लेकिन वो अभी सीबीआई वाले मामले में जेल में ही रहेंगे। ईडी ने अनिल देशमुख पर उगाही के आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था। दोपहर में जहां अनिल देशमुख को राहत मिली, वहीं शाम आते आते महाराष्ट्र की सियासत को लेकर एक और फैसला आया। चुनाव आयोग ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट को 2 तलवारें और ढाल ये चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। शिंदे गुट को कल ही बाला साहेबांची शिवसेना का नाम मिला था इस गुट को,
और शिवसेना का तीर कमान का सिंबल फ्रीज करने के बाद चुनाव आयोग ने दोनों दलों को अपने गुट के नाम और सिंबल के लिए विकल्प देने को कहा था। चुनाव आयोग ने कल ही उद्धव ठाकरे गुट को मशाल का चुनाव चिन्ह आवंटित किया और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम दिया। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से पश्चिमी देश लगातार एक कोशिश में लगे हुए हैं कि भारत को वो अपनी तरफ कर पाएं और रूस के खिलाफ। सिर्फ पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने पर फोकस कर रही है और ये सब मुमकिन हुआ है न्यू इंडिया की नई विदेश नीति से। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत भी उनकी तरह रूस के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति से साफ कर दिया है कि वो किसी के प्रभाव में आकर काम नहीं करने वाला। और न्यू इंडिया की इस नई विदेश नीति का नेतृत्व कर रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को एहसास करा दिया कि अब भारत उनकी मनमर्जियां नहीं सहेगा। इसी का एक नमूना दिखा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एस जयशंकर ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिमी मीडिया ने उनसे रूस से संबंध रखने को लेकर सवाल पूछे तो इस पर एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। एस जयशंकर ने कहा कि हमारी सेना के पास सोवियत और रूसी मूल के हथियारों की अच्छी खासी संख्या है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पश्चिमी देशों का भारत की लगातार अनदेखी पश्चिमी देशों की ओर से होती रही। उन्होंने कहा कि कई दशकों तक पश्चिमी देशों ने भारत को कोई हथियार सप्लाई नहीं की, जबकि वो पाकिस्तान को जो है हथियारों और पैसे की सप्लाई कर रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि पश्चिमी देशों ने भारत को हथियार देने की बजाय हमारे पड़ोस में मौजूद सैन्य तानाशाही का समर्थन किया। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस के साथ भारत के रिश्ते हमारे हितों को बेहतर ढंग से साधते हैं। उन्होंने रूस से भारत की नजदीकियों के लिए भारत के प्रति पश्चिमी देशों की नीति को जिम्मेदार ठहराया। बीते एक साल में भारतीय विदेश मंत्री ने ऐसे कई बयान दिए हैं जो भारतीय विदेश नीति के बदले हुए अंदाज और तेवरों की ओर इशारा करते हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मौजूदगी में रूस के बारे में बेबाक राय से लेकर यूरोप में रूस से तेल खरीदने पर दो टूक जवाब और जयशंकर ने अपने बयानों से इस बदलाव के संकेत दिए। आज भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए कहा कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने अपने हालात से निपटते हैं। उन्होंने कहा कि हम वही फैसले करते हैं जो हमारे देश की वर्तमान और भविष्य के हितों की रक्षा करते हों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यही जवाब तब भी दिया जब वो पिछले महीने अमेरिका में वहां के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान रूस से हथियार खरीदने के पर सवाल पूछे गए, जिसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि भारत वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। लेकिन क्या रूस के साथ खड़ा दिखने का मतलब यह है कि भारत पश्चिमी देशों से अलग थलग हो गया है? तो जवाब है नहीं। दरअसल दुनिया के सभी बड़े देश भारत के साथ खड़ा होना चाहते हैं और इसकी बानगी कई मौकों पर दिखी। इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में 10 से ज्यादा देशों ने दुनिया को वैक्सीन देने और खाद्य संकट से लड़ने के लिए भारत का धन्यवाद किया। यूएन महासभा की इस सेशन में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से वार्ता भी की। दुनिया भर के जो देश हैं वो भारत के विदेश मंत्री से मिलने के लिए टाइम सिक्योर करने की जो है वो कोशिश में जुटे हुए थे। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया जानती है कि भारत एक बड़ी और स्थिर फोर्स है। दुनिया भारत से सीखना चाहती है। ये भी भारत की विदेश नीति है कि आज बड़े बड़े देश भारत को यूएनएससी मेंबर बनाने के समर्थन में खड़े हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने हमेशा तटस्थ रुख अपनाया। रूस यूक्रेन पर भारत ने साफ शब्दों में कहा कि वो शांति का समर्थक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन में भारत किस ओर के सवाल पर कहा था कि भारत शांति के साथ है और वो हमेशा इस रुख पर कायम रहेगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने पुतिन को हिदायत दी थी कि ये वक्त युद्ध का नहीं है और विवादों के समाधान बातचीत से निकाले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम इंटरनेशनल हेडलाइन बना और दुनिया भर के देशों ने भारत की तारीफ की। पूरी दुनिया अब समझ चुकी है कि अगर उन्हें वैश्विक पटल पर आना है तो उन्हें भारत के साथ खड़ा दिखना होगा। तो ये जो बदली नीति है विदेश
हमारी जो नई जो फॉरेन पॉलिसी जिसे कहा जा रहा है, जो कि बहुत स्पष्ट है, साफ गोई से बात करती है और टू द पॉइंट बात करती है, क्या ये कुछ अलग तरह की नीति है या ये स्वाभाविक सा हमारा एक हमेशा से पॉलिसी रही है? क्या कुछ नया है, और अगर ये नया है तो क्या कुछ इससे बदलेगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के नजरिए से? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत खास मेहमान, पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के जाने माने जानकार एस.डी. मुनी सर हैं। मुनी सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, एस जयशंकर सर को हम देख रहे हैं कि लगातार, चाहे वो पश्चिमी देशों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना हो तेल के मुद्दे पर, युद्ध के मुद्दे पर, और साथ ही साथ कनाडा को भी कि उनकी डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि वहां पर भारत विरोधी क्रियाकलाप हों। कहा यह जा रहा है कि बहुत स्पष्ट और साफ गोई से विदेश मंत्री एस जयशंकर बात कर रहे हैं और दुनिया इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है, लेकिन क्या आप इसमें कुछ नया देखते हैं? ये कुछ नयापन, कुछ नए तेवर विदेश नीति में आए हैं, या ये एक कंटिन्यूएशन में है प्रोसेस? नया तो नहीं है, कंटिन्यूएशन में है। हमने कभी भी वेस्टर्न या ईस्टर्न किसी भी देश, किसी भी गुट के साथ आंखें मूंद के चलने की बात कभी नहीं कही। जो हमारी सामरिक ऑटोनॉमी है उसको हमने हमेशा बरकरार रखा। लेकिन जो तारीफ की बात है डॉक्टर जयशंकर के बयानों को लेकर, वो ये है कि पिछले कुछ वर्षों से ऐसी राय बन रही थी कि हम अमेरिका के बहुत नजदीक जा रहे हैं और पश्चिमी राष्ट्रों के बहुत नजदीक जा रहे हैं। उस बात का उन्होंने पुरजोर खंडन करके कहा है कि हमारी नीति स्वतंत्र नीति है और वैसे ही रहेगी। और जो जो उन्होंने कहा है वो कटु सत्य है। जो वेस्टर्न कंट्रीज को ख्याल में रखना चाहिए, हमने कभी भी वेस्ट के साथ अलग रखने की नीति नहीं अपनाई। नेहरू की सबसे पहली विजिट अमेरिका हुई थी और उन्होंने कोशिश की कि वो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखें, लेकिन वेस्ट ने सिर्फ हथियार ही नहीं दिए, उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लेकर ऐसा उलझा दिया है उसको, और हमेशा से वीटो लगाकर, वीटो का डर दिखाकर पाकिस्तान की हिमायत की है वहां पर। तो ये साफ कहना जरूरी है उनसे कि वो जो दूसरों को उपदेश देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, वो खुद अपने अंतराल में झांकें और देखें कि उनका अपना व्यवहार कैसा रहा है। यही बात जयशंकर ने यूरोप से भी कही थी और अच्छा है कि उन्होंने ये बात ऑस्ट्रेलिया के सामने भी साफ कर दी है। एब्सोल्युटली सर। लेकिन क्या दुनिया ने पोजीशन जो है इंडिया की, अब उसको एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उस वक्त हमने बयान देखे पश्चिमी देशों के, खास तौर से अमेरिका के बयान आए थे। बाइडेन साहब का एक बयान आया था जिसमें वो समवट शेकी कह रहे थे भारत के साथ संबंधों को। फिर वहां के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं दलीप सिंह, वो जब इंडिया आए तो बाकायदा उन्होंने वार्न किया पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस से। नाम नहीं लिया लेकिन इस तरह की वार्निंग दी। लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा मिड अप्रैल में हमने देखा कि 2+2 वार्ता भी शुरू हो गई। उसके बाद बाइडेन मोदी की मुलाकात भी होती है, वहां पर भी बड़ी गर्मजोशी दिखी। तो क्या हम माने कि इंडिया का जो तटस्थ रुख है अब वो एक्सेप्ट कर लिया है पश्चिमी देशों ने भी? देखिए, उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए जिसमें साफ कहा है कि वो भारत की स्थिति को समझते हैं, लेकिन सही बात यह है कि अंदर से वो बहुत नाराज हैं। अभी जो जयशंकर अमेरिका गए थे और उन्होंने अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत की, उससे ये साफ उभर कर आया कि वो हमारी जो तटस्थता की नीति है यूक्रेन और रूस के बीच में, उससे नाखुश हैं। और उसकी नाखुशी, उनकी अप्रसन्नता उन्होंने जाहिर भी की है। इसी के जवाब में जयशंकर ने बराबर उनसे कहा है कि हम लोग शांति की बात करते हैं और आपस में, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात करके साफ कहा भी कि ये लड़ाई का वक्त नहीं है, हम शांति चाहते हैं। तो हमने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर रखी है। लेकिन ये पश्चिमी देशों की पुरानी आदत है कि या तो आप हमारे साथ हैं, नहीं तो आप हमारे खिलाफ हैं। ये रवैया जो उनका है वो एक हमारे लिए नहीं है, सभी देशों के लिए है। और इसीलिए अक्सर लोग डर कर या किसी प्रलोभन में आकर उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। भारत ऐसा देश न रहा है कभी, न रहेगा।
और इसीलिए इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जो ऐसा लगता है कि भारत की नीति में एक मोड़ आया है, एक मोड़ मैं समझता हूं नहीं आया है। वो स्पष्टवादिता का सहारा लेकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, आप अपने हितों को देखिए, हम अपने हितों को देखेंगे। विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पे चलती है, विदेश नीति इमोशंस पे नहीं चलती, और विदेश नीति किसी का पिछलग्गू होकर नहीं चलती। एब्सोल्युटली सर। एक, क्योंकि ये प्रश्न ऑस्ट्रेलिया में उनसे पूछा गया था और उसके जवाब में उन्होंने सैन्य तानाशाही, पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि भैया आपने तो सिर्फ वहां की सेना, वहां के सैन्य तानाशाहों को ही समर्थन किया जब हमको आवश्यकता थी। और अभी रिसेंटली हमने जो देखा है F-16 पैकेज की जो डील है उस पर लेकर भारत की चिंताओं को यूएस ने दरकिनार किया और आगे बढ़ा उस पर। तो क्या भारत का ये जो संदेश है ये टू द पॉइंट तो हमारी तरफ से रहा है, लेकिन इसने हिट किया होगा? अमेरिका को समझ में आ रहा है कि वो पाकिस्तान को जो लगातार सपोर्ट कर रहा है उससे भारत की नाराजगी वो मोल नहीं ले पाएगा ज्यादा दिन तक। नहीं, भारत ने साफ कहा है, अमेरिका से नाराजगी ही जाहिर की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बयान में भी की है, और इसके अलग भी उन्होंने, जयशंकर ने साफ कहा है कि इस तरह से जो आप मदद दे रहे हैं पाकिस्तान को वो ठीक नहीं है। अमेरिकनों को ये कहना पड़ा कि इस मदद से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसी बेवकूफी की बात है। वो हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि F-16 को मॉडर्नाइज करने या उसको और आगे बढ़ावा देने में पाकिस्तान एंटी टेररिज्म मदद कर रहे हैं। अब के वो, और जयशंकर ने साफ कहा कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं, कोई इससे साफ बात और कोई कह नहीं सकता है। इसलिए भारत की नाराजगी जायज भी है और उसको बखूबी व्यक्त किया गया है। इसमें कोई संदेश रखने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। एक आखिरी सवाल सर, और एस जयशंकर साहब के हर बयान की क्लिप्स जो हैं हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही हैं, उन पर चर्चा हो रही है। और एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं डेरेक ग्रॉसमैन, वो तो लिखते हैं कि ये गोल्डन एरा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। जब कभी भाषा की बात आती थी द्विपक्षीय, आप स्वयं एक डिप्लोमेट रहे हैं, तो डिप्लोमेटिक बातचीत अपने आप में कहा जाता था कि एक संतुलित भाषा होती है, एक ऐसी भाषा होती है जो स्पष्ट नहीं होती लेकिन उसके मायने बड़े होते हैं, उसके संदेश बड़े छिपे हुए होते हैं, बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है उनको। लेकिन जयशंकर साहब हम देख रहे हैं बड़े स्पष्टवादिता के साथ बात कर रहे हैं, सीधा हार्ड हिट कर रहे हैं। तो ये जो भाषा की तब्दीली आई है भारतीय विदेश नीति में, आपको लगता है कि ये कुछ कारगर होगी, सही दिशा में जा रही है? ये कारगर तो होनी चाहिए, लेकिन वेस्ट को जुबान से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हालांकि मुझे गालिब का वो शेर याद आ रहा है, वो न यारब वो न समझे न समझेंगे मेरी बात, याद दे तो दिल उनको और याद दे मुझको जुबान और। तो इसीलिए जयशंकर डिप्लोमेसी को हटा के, जिस तरह से हम लोग एकेडमिक्स भी बात करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में बात होती है, बहुत साफ साफ कहा है। और इसीलिए इसका असर पड़ना चाहिए। कम से कम दूसरे देशों को ये समझ में आएगा कि भारत कितना नाराज है और ये नाराजगी किस तरह से जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। अभी आपने कहा कि दूसरे देश हमारी विदेश नीति का समर्थन कर रहे हैं, उसका सीधा सा प्रमाण हमारी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का सवाल है, उसके ऊपर जो समर्थन है, और जो जयशंकर ने वहां जाके बयान दिया और इतने सारे और विदेश मंत्रियों ने आके इसका आश्वासन दिया कि हम आपका साथ है, उसका स्पष्ट प्रमाण है कि भारत की नीति में कोई खोट नहीं है, भारत की नीति में कोई कमी नहीं है। और अगर उससे लोग नाराज हैं तो हो, खुश हो तो हो। एब्सोल्युटली। और भारत हमेशा से कहता भी आया है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, और इसमें भारत की भूमिका के बारे में साफ गोई से बात करना बड़ा ही आवश्यक था। और ये रास्ता अब विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने अख्तियार किया है। भूरी भूरी प्रशंसाएं तो हो रही हैं, लेकिन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो माकूल दबाव बनना चाहिए, जो भारत अपनी बात को जिस पोजीशन से रखना चाहता है, वो पोजीशन क्या हमें मिल पाएगी, ये देखना बड़ा लाजमी होगा। और इस पोजीशन में सबसे बड़ा इसका द्योतक, जैसा कि मुनी सर ने बहुत ही बिल्कुल सही कहा, सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है हमारी, क्या ये सब कुछ
अंततोगत्वा उस मुकाम तक हमें पहुंचाएगी या नहीं, ये देखना बड़ा लाजमी होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुनी सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच। आइए एक और कवर स्टोरी का रुख करते हैं आज की हमारी। क्या आपके मोबाइल में फोटो एडिटिंग और मोबाइल गेम्स के एप्स भरे पड़े हैं? ये सवाल इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ मालवेयर आपके फोन में इन एप्स के रूप में इंस्टॉल्ड हैं और वो आपका डेटा चुरा रहे हैं। खुद ये खुलासा किसने किया है? सुनिए, खुद फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने इसका खुलासा किया है। अगर आप भी फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क हो जाइए। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने डेटा चोरी को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। मेटा ने बताया है कि 10 लाख फेसबुक यूजर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी हो गए। मेटा ने बताया कि एंड्रॉयड और आईओएस की कई एप्स ने लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी कर उनका मिसयूज किया है। मेटा के मुताबिक 400 से ज्यादा एप्स ने डेटा चोरी की है। इनमें से ज्यादातर एप्स गूगल और एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड की गई हैं। मेटा ने बताया कि इन एप्स को यूज करने वाले यूजर के फेसबुक क्रेडेंशियल्स चोरी हो रहे हैं और उनका इस्तेमाल गलत कामों में हो रहा था। मेटा ने गूगल और एप्पल को भी इन एप्स की जानकारी दी थी। गड़बड़ी की इन्फॉर्मेशन मिलते ही गूगल और एप्पल ने अपने प्लेटफॉर्म से इन एप्स को हटाने का दावा किया है। मेटा ने उन एप्स के बारे में भी बताया जो डेटा चोरी कर रहे हैं। मेटा ने बताया कि ज्यादातर फोटो एडिटर, गेम, वीपीएन सर्विसेज, बिजनेस और यूटिलिटी एप्स में ही इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। मेटा के मुताबिक डेटा चोरी के खेल में वो फोटो एडिटर ऐप भी शामिल हैं जो आपका कार्टून बनाने की परमिशन मांगते हैं। कंटेंट और वेबसाइट ब्लॉक कर ब्राउजिंग स्पीड बढ़ाने वाले वीपीएन ऐप इसमें शामिल हैं। इसके अलावा फ्लैश लाइट बढ़ाने वाले जैसे यूटिलिटी ऐप, हाई क्वालिटी 3D ग्राफिक्स एक्सपीरियंस का दावा करने वाले गेमिंग एप्स, हेल्थ और लाइफस्टाइल की जानकारी देने वाले फिटनेस ट्रैकिंग और होरोस्कोप एप्स और हिडन फीचर्स प्रोवाइड करने वाले बिजनेस और एड मैनेजमेंट ऐप का भी इसमें नाम है। मेटा ने डेटा चोरी का खुलासा करते हुए यूजर्स को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। इसके साथ ही मेटा ने डेटा चोरी से बचने के टिप्स भी दिए हैं। मेटा ने बताया कि किसी भी नए ऐप को डाउनलोड करें कि वो आपसे यूजर क्रेडेंशियल्स न मांगे। इस तरह के ऐप्स को यूज करने में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करण जौहर ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करके सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि मन की शांति के लिए वो ट्विटर से हट रहे हैं। इससे पहले भी ट्रोलिंग से परेशान होकर कई सेलेब सोशल मीडिया से ब्रेक ले चुके हैं। सभी ने इसके लिए सोशल मीडिया की नेगेटिविटी को जिम्मेदार ठहराया है। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे सोशल मीडिया लोगों की मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। करण जौहर के ट्विटर से हटते ही सोशल मीडिया को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोशल मीडिया सेहत के लिए हानिकारक है? इसका जवाब चाहे जो हो, लेकिन करण जौहर ने साफ कहा है कि वो इसकी नेगेटिविटी से परेशान हो चुके हैं और पॉजिटिव स्पेस की तलाश के लिए वो अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब किसी नामचीन हस्ती ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई हो। अभी हाल ही में स्पाइडरमैन की भूमिका निभाने वाले हॉलीवुड स्टार टॉम हॉलैंड ने इंस्टाग्राम से ब्रेक ले लिया था। उन्होंने तो साफ कहा था कि मेंटल हेल्थ के लिए वो ब्रेक ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंस्टाग्राम और ट्विटर ओवर स्टिमुलेटिंग है। उनके बारे में किए गए कमेंट्स उनकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डालते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर फैंस और फॉलोअर्स जुटाने की होड़, ट्रोल करना या ट्रोल हो जाना, लाइक्स और ट्वीट पर रीट्वीट जैसी ऐसी कई दिमागी उलझनें होती हैं। कई बार सेलेब्स को अपनी बात कहने पर ट्रोलर्स की गालियों का शिकार होना पड़ता है। यूजर्स वॉल पर ऐसी भद्दी बातें लिख देते हैं जो विचलित कर देती हैं। इसका सीधा असर इनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। इससे बचने के लिए कई बॉलीवुड चेहरे सोशल मीडिया से कुछ अंतराल के लिए दूरी बना चुके हैं। इसमें आमिर खान, फातिमा सना शेख, हिना खान, सोनाक्षी सिन्हा, सपना चौधरी जैसे कई पॉपुलर नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ जानकार ये भी मानते हैं कि कभी-कभी बिना कुछ सोचे समझे सेलिब्रिटीज भी किसी बात की प्रतिक्रिया में सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उनकी बात भी किसी को आहत कर सकती है या किसी को मानसिक रूप से बुरी लग सकती है। साइबर साइकोलॉजी, बिहेवियर एंड सोशल नेटवर्किंग जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ एक सप्ताह के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने से यूजर्स के मेंटल हेल्थ के लेवल में सुधार होता है। इस रिसर्च में 18 से 72 साल के 154 व्यक्तियों को शामिल किया गया। इसमें 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को जहां रोजाना सोशल मीडिया का उपयोग करने की मनाही थी, वो केवल हफ्ते में 8 घंटे ही इसका इस्तेमाल कर सकते थे। वहीं दूसरे ग्रुप के लोग आराम से रोजाना सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते थे। स्टडी में पाया गया कि जो लोग हफ्ते में 8 घंटे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं
उनमें तनाव के कुछ लक्षण पाए गए, जबकि उन्हीं लोगों को एक हफ्ते बाद 1 हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेने को कहा गया तो उनमें अवसाद और चिंता के लक्षणों में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। वहीं जो लोग लगातार सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें अवसाद के लक्षणों में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। सोशल मीडिया के एडिक्शन को लेकर आई एक और स्टडी में कहा गया है कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार तो हो ही रहे हैं, साथ ही इससे अनिद्रा, आलस्य और मोटापे की समस्या भी बढ़ रही है। डिप्रेशन, याददाश्त में कमी जैसी समस्याएं भी सोशल मीडिया एडिक्शन की बड़ी वजह हो सकती हैं। इसके अलावा पेट की बीमारियां, सिर दर्द, आंख दर्द, जी मिचलाना, मांसपेशियों में तनाव जैसी समस्याएं भी सोशल मीडिया एडिक्शन के चलते लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। शारीरिक रूप से होने वाले जितनी भी परेशानियां हैं उनसे ज्यादा मानसिक रूप से होने वाली परेशानियों के लिए सोशल मीडिया बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे में सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करें जिससे आपकी निजी जिंदगी प्रभावित ना हो और आपका मेंटल स्टेटस दुरुस्त रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार आम लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को बदलने की तैयारी कर रही है और साथ ही ऑनलाइन ई कॉमर्स के बड़े प्लेटफॉर्म्स की मोनोपोली भी खत्म करने के लिए एक विशेष प्लेटफॉर्म ला रही है और इसका नाम है ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये प्लेटफॉर्म न सिर्फ ट्रेडर्स को आसानी से अपना सामान बेचने का मौका देता है बल्कि ग्राहक के तौर पर आप भी सस्ते और आसानी से सस्ते में सामान खरीद सकते हैं। ये ONDC का पूरा फंडा क्या है, कैसे ये काम करता है, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सामान बाजार के कंपैरेटिवली महंगा मिलता है। स्विगी, जोमैटो पर सारे कूपन्स लगा लीजिए लेकिन फिर भी कभी कभार रेस्टोरेंट से खाना महंगा पड़ता है। ओला, उबर की तो मनमानी ही अलग है। ऐसे में कमीशंस का यही बोझ घटाने के लिए सरकार ई कॉमर्स की दुनिया में एक नई क्रांति लेकर आ रही है और इस क्रांति का नाम है ONDC। ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक ऐसा नेटवर्क होने वाला है जिससे कि विक्रेता और खरीदार दोनों को फायदा मिलने वाला है। ये फायदा कैसे होने वाला है, उसके लिए सबसे पहले आप समझिए ई कॉमर्स को। हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपनी ऐप या वेबसाइट पर सामान बेचने के लिए विक्रेता से एक फीस या कमीशन लेता है। ये कमीशन हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग होता है। प्रोडक्ट्स की लिस्टेड कीमत में ये कमीशन जुड़ा होता है। जितना बड़ा प्लेटफॉर्म, विक्रेता से उतना बड़ा कमीशन लिया जाता है। यही कमीशन कभी कभी प्रोडक्ट की कीमत बाजार से महंगी कर देता है। Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी मनमर्जी का कमीशन लेते हैं जिससे कई विक्रेता परेशान हैं। सरकार की माने तो ONDC ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की इसी मोनोपोली को तोड़ने के लिए आया है। ई कॉमर्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन के जरिए नहीं होगा जहां पे विक्रेता और ग्राहक दोनों को एक ही एप्लीकेशन में होना जरूरी है। ये अब मुमकिन होगा एक ओपन नेटवर्क के जरिए जहां पे अलग अलग कंपनियां या संस्थाएं विक्रेताओं को लेकर आएंगी और अलग अलग कंपनियां और संस्थाएं ग्राहकों को लेकर आएंगी। क्योंकि ये सब एक ही जगह आएंगे तो इसलिए हर ग्राहक को हर विक्रेता नजर आएगा और इस वजह से ये एक अलग तरह का ई कॉमर्स सोल्यूशन है। अब सवाल ये है कि कम कमीशन पर ज्यादा मुनाफे के साथ विक्रेता ONDC पर सामान कैसे बेचेगा और ग्राहक को सस्ते में सामान कैसे मिलेगा। ONDC पर सामान बेचने के लिए इस्तेमाल करना होगा सेलर ऐप्स को, जो विक्रेता को नेटवर्क से जोड़ेगी। किसी एक सेलर ऐप पर सामान लिस्ट करने से वो पूरे नेटवर्क से जुड़ जाएगा। अभी की तरह विक्रेता को हर एक ऐप या प्लेटफॉर्म पर अलग अलग सामान लिस्ट या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होगा। फिलहाल ONDC की सेलर ऐप्स है बिजॉम, डिजिट, ई समुदाय, ई वाइटल RX, गो फ्रूगल, ग्रोथ फैल्कन्स, इनऑबिट्स माई स्टोर, एन स्टोर, सेलर ऐप, यू शॉप और यू एंगेज। अब बारी खरीदार की तो ONDC पर सामान खरीदने के लिए ग्राहक इस्तेमाल करेगा बायर ऐप्स का। कोई भी एक बायर ऐप के जरिए ग्राहक देश के पूरे विक्रेताओं के साथ आसानी से जुड़ेगा। फिलहाल ONDC की लाइव बायर ऐप्स है पेटीएम, स्पाइस मनी और माई स्टोर। सभी ऐप्स पर यूजर को कनेक्ट टू ONDC ऑप्शन दिखेगी। अब जब सिर्फ एक ऐप से पूरे देश के विक्रेता और ग्राहक आपस में नेटवर्क से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी एक प्लेटफॉर्म की मनमानी नहीं होगी, जिस वजह से नेटवर्क में होगी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। इसका मूल उद्देश्य यही था कि भारत के सभी भारतवासियों को, चाहे वो ग्राहक हो चाहे विक्रेता हो, अगर कहीं एक जगह जुड़ सके तो कोई भी किसी चीज के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है।
और जब इस तरह का लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म जब मिल जाएगा, जब हर कोई विक्रेता है, तो ऑटोमेटिकली उस कॉम्पिटिटिव सिचुएशन की वजह से वो कमीशंस अपने आप कम हो जाएंगी। ONDC के साथ कई प्लेटफॉर्म्स जुड़े हैं, लॉजिस्टिक कंपनियां जुड़े हैं, बैंक जुड़े हैं, ताकि जल्द ही किसी भी एक ऐप से बायर और सेलर एक दूसरे से जुड़े। फिलहाल ONDC बेंगलुरु के कुछ पिन कोड्स पर बतौर बीटा वर्जन लाइव है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये भारत में ई-कॉमर्स का रंग रूप बदलने का मादा रखता है। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई। आरबीआई ने बैंकों के डूबे कर्ज को खरीदने वाली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। आरबीआई ने ये नियम इन कंपनियों के कामकाज को दुरुस्त करने के लिए जारी किए हैं। इसको लेकर पहले एक कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सिफारिशों के बाद अंतिम नियम जारी किए गए हैं। क्या हैं ये नए नियम, इन नियमों से क्या बदलेगा, पूरी डिटेल लेते हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार से। नया नियम कहता है कि जो MD, CEO या होल टाइम मेंबर होंगे, उनका एक बार का कार्यकाल अधिकतम 5 साल का होगा। उसके बाद जो है उनको रीअपॉइंटमेंट का मौका मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर एक बार में लगातार कार्यकाल 15 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता, और अगर होता है तो उसके लिए 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड रखना ज़रूरी होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि ARC का जो चेयरमैन होगा वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, और साथ ही जो उनकी आयु सीमा है वो अधिकतम 70 साल होगी। 70 साल से ज़्यादा के बाद वो होल टाइम मेंबर MD, CEO नहीं बन पाएंगे। तो ये एक अहम बात कही गई है। इसके अलावा जो ये कहा गया है कि अगर ARCs के शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव होता है तो उसके लिए रिजर्व बैंक से अप्रूवल लेना ज़रूरी होगा। साथ ही जो मौजूदा नियम हैं, इनके जो नए नियम हैं, इनका पालन करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। एक अहम चीज़ कही गई है, जो वन टाइम सेटलमेंट होता था उसको लेकर बड़े आरोप लगते थे कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये ठीक से नहीं होता है। तो अब इस पर यह कहा गया है कि वन टाइम सेटलमेंट जो है इंडिपेंडेंट एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर ही होगा, और वो वन टाइम सेटलमेंट तभी होगा जब रिकवरी का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा। साथ ही जो सेटलमेंट का अमाउंट है वो लमसम में एक बड़ा अमाउंट रिकवर होने पर ही जो है का प्रपोजल आने पर ही वन टाइम सेटलमेंट कर सकेंगे। मैनेजमेंट फीस को लेकर बड़े आरोप लगते थे कि ARC कंपनियों के लिए एक बड़ा कमाई का जरिया बन गया है, भले ही रिकवरी हो या नहीं। तो अब ये शर्त रखी गई है कि जो मैनेजमेंट फीस होगी वो जो जितनी रिकवरी होगी उसी के आधार पर, उसी में से ही ये जो है मैनेजमेंट फीस जो ARCs वसूल पाएंगे। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो नेट ओन फंड की शर्त है वो अब 100 करोड़ के बदले 300 करोड़ रुपए होगी। यानी जितनी भी नई ARCs की अर्जी आएगी उनके लिए कम से कम नेट ओन फंड की शर्त 300 करोड़ की होगी, और जो मौजूदा हैं उनको 31 मार्च 2026 तक नेट ओन फंड की जो शर्त है वो 300 करोड़ की पूरी करनी पड़ेगी। एक और नई बात जो इसमें है वो ये कहा गया है कि जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस में हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन उसके लिए कम से कम 1000 करोड़ का नेट ओन फंड होना जरूरी होगा। अफ्रीकी देश गाम्बिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत की घटना के बाद केंद्र सरकार एक्शन में है। सरकार की तरफ से जांच जारी है। इस बीच राज्यों के ड्रग रेगुलेटर्स ने भी अपनी तरफ से बाजार में बिक रहे और उनके राज्यों में बन रहे कफ सिरप्स की जांच तेज कर दी है। राज्यों के ड्रग रेगुलेटर्स ने जांच के लिए सैंपल जुटाए हैं। कई राज्यों के ड्रग रेगुलेटर्स ने जी बिजनेस से इसकी पुष्टि भी की है। राज्य सिर्फ सैंपल नहीं जुटा रहे हैं बल्कि दवा कंपनियों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कफ सिरप में DEL, EL तो नहीं है। इसके साथ ही बच्चों सहित आम कफ सिरप की भी जांच की जा रही है। बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि बेस्ट ने मुंबई करों को दिवाली की सौगात दी है। बेस्ट ने मुंबई करों के लिए दिवाली का ऑफर निकाला है। ऑफर के मुताबिक बस यात्रियों को मात्र 9 रुपए में किसी भी 5 रूट पर यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। मुंबई करों के लिए यह ऑफर 7 दिनों तक वैलिड रहेगा। बेस्ट का यह ऑफर 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रहेगा। हालांकि ये ऑफर बेस्ट का चलो ऐप इस्तेमाल कर रहे लोगों को ही मिलेगा। बताएं कि बेस्ट के इस ऐप को करीब 30 लाख यात्रियों ने डाउनलोड किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली कार लॉन्च की। ऑटो कंपनी टोयोटा ने भारत में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अपना पहला फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है। इस कार की खासियत यह होगी कि यह फ्लेक्स फ्यूल यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल पर चलेगी और यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होगी।
ये गाड़ी लॉन्च की है जो कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे है। ये है कोरोला एल्टिस हाइब्रिड। ये गाड़ी 3 तरीके के फ्यूल ऑप्शन पे चल सकती है। पहला तो ये कि ये फ्यूल इंजन जो है इसका पेट्रोल कंपैटिबल है। इसके अलावा ये साथ साथ इथेनॉल पर भी चल सकती है, यानी कि किसी भी किस्म के किसी भी कॉम्बिनेशन में इथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी ये गाड़ी चल सकती है। इसके साथ ही ये गाड़ी अपने आप में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये गाड़ी जब पेट्रोल पे चल रही होगी, इथेनॉल पे चल रही होगी, उस दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका इस्तेमाल ये गाड़ी खुद करेगी उस बैटरी को चार्ज करने के लिए, जिसका कि आप गाहे बगाहे इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे। अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो फिलहाल ये गाड़ी ब्राज़ील में इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा शुगर उत्पादक है, इथेनॉल उत्पादक है, तो वहाँ इथेनॉल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। भारत सरकार भी यही कोशिश कर रही है कि देश में जो इथेनॉल है उसका इस्तेमाल हम कर सकें फ्यूल के तौर पे। और अगर हम लोगों को ऐसा ऑप्शन देंगे जो कि इजीली अवेलेबल हो और आसानी से सस्ता भी हो, सस्टेनेबल भी हो, तो लोग ज़रूर इस पर शिफ्ट करेंगे। इसके साथ एक अहम कदम आज ज़रूर उठाया गया है। सरकार ने सभी कंपनियों से ये कहा है, उनको एडवाइजरी दी है कि आप आने वाले दिनों में इसके लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन डिज़ाइन करें, यानी कि भविष्य में हम इस तरह की और सारी गाड़ियां बाकी कंपनीज की तरफ से भी देख सकते हैं। फिलहाल ये पायलट है और भविष्य में इसको हम भारत की सड़कों पर देखेंगे। कैमरामैन तेज के साथ अमरीश पांडे, जी बिजनेस। केदारनाथ रांची ट्रैक पर 10 पर्यटक घूमने निकले थे। इनमें से 8 तो सुरक्षित लौट आए, लेकिन 2 लोगों की हालत ट्रैकिंग के दौरान खराब हो गई। जैसे तैसे एक जान बची है, जबकि दूसरे पर्यटक को जान से हाथ धोना पड़ा। वो आगे नीचे, हाँ सब सही है, सब सही है। काटना पड़ेगा टाइट। ये शख्स बुरी तरह घबराया हुआ है। चेहरे पर डर और जिंदगी की जंग लड़ने का हौसला देते इस शख्स के पास रेस्क्यू टीम के लोग पहुंच चुके हैं। इसे अपने साथियों की चिंता सता रही है जो इससे बिछुड़ चुके हैं। रेस्क्यू टीम के लोग भरोसा दे रहे हैं कि बाकी साथी सुरक्षित हैं। मेरा और साथी कहाँ है? वो आगे नीचे, हाँ सब सही है, सब सही है। हिम्मत हारता दिख रहा ये शख्स अपनी बेल्ट तक नहीं खोल पा रहा है। कोई नहीं आएगा कोई। सुबह 8 बजे निकला। सांसें उखड़ रही हैं। बैठ जाओ। आपको बता दें कि केदारनाथ रांची ट्रैक पर बंगाल के 10 लोगों की टीम ट्रैकिंग पर निकली थी। इनमें 8 लोग तो सुरक्षित लौट आए, लेकिन इनमें से 2 लोगों की सेहत बिगड़ने लगी, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम घटना स्थल पर पहुंची। उच्च तुंगता क्षेत्र में केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर महापंथ के पास बर्फीली चट्टानों के बीच दोनों पर्यटकों को ढूंढ निकाला गया, लेकिन एक की हालत इतनी बिगड़ी कि उसे बचाया नहीं जा सका, जबकि दूसरे शख्स को एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम बचाने में कामयाब हो गई। फिलहाल इस शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए बात बाजार की करते हैं। आज का मंगलवार बाजार के लिए अमंगल रहा, क्योंकि लगातार तीसरे कारोबारी दिन बाजार गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 843 अंक फिसलकर 57,147 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 257 अंक टूटकर 16,983 के स्तर पर बंद हुआ। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते आज बाजार की शुरुआत लाल निशान में हुई। दिन के दौरान बाजार में निचले स्तर से कुछ खरीदारी आई, मगर बाजार इसे संभल नहीं पाया। आखिर 1 घंटे में बाजार में फिर बिकवाली का जोर बढ़ा और बाजार भारी मुनाफा वसूली का शिकार हो गए। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी मुनाफा वसूली हुई। और जरा फटाफट देख लेते हैं यूएस मार्केट का क्या हाल है, वहां पर किस तरह का कारोबार चल रहा है। अमेरिकी बाजार का हाल आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो हल्की बढ़त के साथ डाउ जोन्स 29,302 के स्तर पर कारोबार करता हुआ लगभग 100 अंक की तेजी के साथ, और हल्की सुस्ती दिख रही है एसएनपी में 3,605 के स्तर पर कारोबार करता हुआ 6-7 पॉइंट की गिरावट के साथ, और नैस्डैक में भी सुस्ती। तो एक तरह से फ्लैटिश इस वक्त दिख रहे हैं अमेरिकी मार्केट्स।
और मार्केट की चाल कैसी रहेगी आगे, इस पर प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश जी स्वागत। सर, आगे की चाल कैसी रहेगी, मार्केट की मार्गदर्शन करेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स यहाँ पे काफी वोलेटाइल रहेंगे, क्योंकि आज एफआई की लिक्विडिटी बहुत जबरदस्त थी। करीबन 4000 करोड़ का सेलिंग आज देखने को मिला है। ऊपर से ग्लोबल संकेत अभी भी काफी वोलेटाइल है। मेरे ख्याल से जो निवेशक है उनको ज्यादातर डोमेस्टिक जो फोकस कंपनीज है वहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी नतीजों का सीजन भी शुरू है। मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स है, हाउसिंग फाइनेंस है, बैंक्स है और जो ऑटो की कंपनीज है वहाँ पे हो सकता है कि एक अच्छी पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी आपको देखने को मिले। बट ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट के जो भी शेयर्स है जो यूएस और यूरोप से ज्यादा डिपेंडेंसी रखते हैं वहाँ पे बिकवाली का प्रेशर हो सकता है। और जो नतीजे आएंगे मेरे ख्याल से इन्फोसिस, एचसीएल टेक, वो अभी मेरे ख्याल से नियर टर्म में आपको बाजार में जो मोड़ है वो दिखा देंगे। ओवरऑल मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट और जो फोकस कंपनीज है वहाँ पे थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि ओवरऑल इंडेक्स में जो वीकनेस देखने को मिली है वो अगर कल एफआईएस की लिक्विडिटी होती है तो कल भी शायद थोड़ा बहुत बिकवाली का दिन हमको देखने को मिल सकता है। तो मोटा मोटी स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और इंडेक्स को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। मेरे ख्याल से इंट्राडे में मूवमेंट्स काफी वोलेटाइल होंगे, ऐसी अपेक्षा रहेगी। शुक्रिया अविनाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। कई जगहों पर बाढ़ से बर्बादी हुई है, इसमें कई लोगों की जानें भी गई। मध्य वेनेजुएला में आई बाढ़ आफत का रूप ले चुकी है। शनिवार की रात यहां भारी बारिश हुई। देखते ही देखते पहाड़ों से पेड़ों के बने तने और मलबे को बहा दिया। खेत को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश इतनी भयानक थी कि इस वजह से कम 25 लोगों की मौत हो गई। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बचाव दल को इस बात का शक है कि मलबे में कुछ और लोग फंसे हो सकते हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। ये तस्वीरें पूर्वी थाईलैंड की हैं। यहाँ हुई बारिश बाढ़ का रूप ले चुकी है। उत्तर पूर्वी प्रांत उबोन रतचानी में लगभग 20,000 लोगों को शेल्टर में पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ का पानी 1,000 से ज्यादा गांवों में भर चुका है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अनुमान है कि $133 मिलियन का यहां नुकसान हुआ है। लोगों का कहना है कि उन्हें जरूरत के मुताबिक मदद नहीं मिल पा रही। अमेरिका में जूलिया तूफान ने तबाही मचाई हुई है। अल साल्वाडोर में इससे काफी नुकसान हुआ है। शहर की सड़कों पर बाढ़ का पानी जम गया है। लोग अपनी कार को कीचड़ से निकालने की कोशिश करते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां आए तूफान की वजह से 3 की मौत हो चुकी है। पूर्वी अल साल्वाडोर में 2 और लोगों की मौत हुई है। भारी बारिश के कारण उनकी घर की दीवारें गिर गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।